नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बिहार में एनडीए का मुकाबला जो है वो महागठबंधन से है और एनडीए का टिकट जो है करीब करीब फाइनल हो चुका है। लेकिन महागठबंधन में अभी खींचतान जारी है। इसी बीच चुनाव में सबसे अहम होता है कि चुनाव में दाग जो है, दूसरी पार्टी के दाग तो दिखते हैं लेकिन अपनी पार्टी के दाग नहीं दिखते और कई बार दाग अच्छे भी हो जाते हैं। दाग इसीलिए अच्छे हो जाते हैं कि जब आरोप लगाते हैं तो दाग होता है, जब खुद पर आरोप लगता है तो दाग कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए तीन मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी आज ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप लगा है। आईआरसीटीसी केस में आरोप तय किए गए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। दूसरी ओर आरसीपी सिंह हैं, ये जेडीयू में भी रह चुके हैं और उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया है प्रशांत किशोर की पार्टी। नालंदा से के अस्थावां विधानसभा सीट से वो जन सुराज की उम्मीदवार है। तो प्रशांत किशोर तो इस बार लोगों के नेताओं के भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे किसी और दल के नेताओं का के भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं। लेकिन एक समय में आरसीपी टैक्स के नाम से जो आरोप लगते थे, उन्हीं के परिवार की मतलब उन्हीं की बेटी को टिकट देना ये कहां तक सही है? और फिर तो भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज क्यों? इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ विशाल तिवारी जी हैं, उसके बाद अमिया भूषण जी हैं, अमिया मोहन जी हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन अभी किसी तकनीकी खराबी की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद यादव हैं उन पर नौकरी के बदले जमीन देने का जमीन का आरोप था और आईआरसीटी केस में उनका मामला चल रहा था दिल्ली की अदालत में। तो उसी पर आज अदालत ने बहुत सारी चीजें अपनी टिप्पणी की है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से पहले आरजेडी को एक ये झटका की तरह माना जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अमिया भूषण जी हैं और विशाल तिवारी जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। आप सबसे पहले भूषण जी से सवाल मेरा रहेगा कि चुनाव में जो है पहले तो सारी चीजें होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव में पार्टियां जो हैं वो भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज क्यों कर जाती है और कभी कभी दाग अच्छे क्यों लगने जाते हैं लग जाते हैं पार्टियों को, नेताओं को? जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा ही प्रासंगिक है और जहां तक है तो इससे कोई भी दल आज की तिथि में कह सकते हैं कि वो अछूत नहीं है। आरोप हर दल पर कहीं न कहीं लग रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनावों में जो प्रशांत किशोर जो आगे आए हैं और प्रशांत किशोर खासकर भ्रष्टाचार को प्रशांत किशोर ने मुद्दा बनाया। तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री एवं नेताओं पर रोज नए-नए आरोप चल रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल बिल्कुल लाज़मी है और महत्वपूर्ण है, लाज़िम है और महत्वपूर्ण है कि भाई प्रशांत किशोर जो इस प्रकार भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उन्हें तो भाई आरसीपी के मुद्दे पर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्योंकि आरसीपी सिंह के ऊपर जो आरोप है, आपने भी बताया कि जब वो जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन वाली सरकार में जब आरसीपी की भूमिका थी, तो उन दिनों पूरे बिहार में मतलब आरसीपी को लेकर के ऐसी चर्चाएं चलते रहती थी कि भाई आरसीपी हर जगह से, हर विभाग से, हर स्तर पर वो वसूली करते हैं, ऐसी उनके बारे में चर्चा। तो जब आप भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं और आप आरसीपी जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में ला, और पार्टी में ही केवल उन्होंने लाया नहीं, आरसीपी की अपनी एक पार्टी एएएसए करके ऐसा एक पार्टी उन्होंने बनाया था आरसीपी ने। तो पूरी पार्टी का विलय हुआ प्रशांत किशोर के जनसुराज में। और यही नहीं, जब पहले चरण की सूची का जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ, तो वो घोषणा भी आरसीपी के द्वारा हुई। तो जो प्रशांत किशोर वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार वाली राजनीति के ऊपर चोट की बात कर रहे हैं, वो आरसीपी जैसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के भी जिस पर आरोप है, और उस व्यक्ति से आप जो है वो प्रत्याशियों की सूची की घोषणा करा रहे हैं, तो ये बात कहीं से मतलब समझ में नहीं आती है कि एक तरफ ईमानदारी का
ढोल पीटना और दूसरे तरफ ऐसे लोगों को महत्व देना। जहां तक पहली सूची की भी बात करें तो आपने कहा तो आरसीपी की पुत्री को अस्थावा से टिकट मिला है, लेकिन मेरी जानकारी में उस पहली सूची में भी 5-6 आरसीपी से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं टिकट मिला है। और आज जब एक दूसरी सूची की बात हो रही है तो इसमें भी ऐसे लोग, दरअसल मेरे ध्यान में आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपने एक इंटरव्यू में, एक वक्तव्य में कहा भी है कि स्वाभाविक है कि जब आरसीपी आए हैं और उनके साथ उनकी पार्टी का हमारे पार्टी में विलय हुआ है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनके लोग भी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। जी हरिशंकर जी विशाल जी, मतलब आरसीपी सिंह की चर्चा हो रही थी, लेकिन लालू परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है अभी। तेज प्रताप जो है वो दूसरी पार्टी बना करके चुनौती दे रहे हैं, लगातार चुनौती दे रहे हैं। उसके अलावे आज उनके लिए बड़ा सेटबैक रहेगा, उनके परिवार के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। अदालत ने जो कहा है, जैसी टिप्पणी की है, और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर जो आरोप लगे हैं, तो आपको नहीं लगता इससे मतलब बीच चुनाव में ये बहुत नुकसान होने वाला है? साउंड साउंड साउंड। हाँ जी, देखिए, जाहिर है फैसला आया है तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत नुकसान होगा। थोड़ा बहुत, चूंकि जो कैडर वोट जो है, मतलब आरजेडी का, और ये केस भी बहुत कोई नया नहीं है, केस बहुत लंबे समय से चल रहा है और ये ट्रायल का एक हिस्सा है। कैडर वोट जो है इनके साथ इंटैक्ट रहेगा। हाँ, पीके के बाद आने के बाद से जो चर्चा करप्शन को लेकर जो है या चल रही है, उससे थोड़ा सब आरजेडी जो है या महागठबंधन कह सकते हैं कि डिफेंड, मतलब एक थोड़ा सा मतलब प्रचार में रक्षात्मक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इसका जो है असर मैं नहीं देख रहा हूं कि उस पे पड़ेगा। जी, हमारे साथ राजीव सर भी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। सवाल ये है कि चुनाव के बीच चुनाव में लालू प्रसाद यादव पर अदालत की टिप्पणी और पूरे परिवार का एक और जो पुराना मामला ही चल रहा है, आईआरसीटीसी वाला केस में आरोप जैसे मामले हैं, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में ये मतलब आरजेडी को इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका? ये बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, हाँ आ रही है। आप अपनी बात रख। बिल्कुल ही भुगतना पड़ेगा। हम जरा पीछे से चलते हैं तो 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार 1994 में जनता दल में टूट हुई थी और नीतीश कुमार 14 सांसदों के साथ बाहर निकले थे। उसके बावजूद 1995 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित बिहार में भी लालू यादव ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। हम लोग संपूर्ण विपक्ष औधे मुंह उस चुनाव में गिरा था, लेकिन उसके बाद तुरंत में 1997 से ये पशुपालन घोटाला की शुरुआत होती है और मुकदमा होता है। लालू यादव जेल जाते हैं। लालू यादव की जगह पर रबड़ी दी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तुरंत में जब 1998 में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव होता है तो जो 1996 में लालू यादव की जो जीत थी बिहार में, उसमें कमी आ जाती है और पहली बार 54 सीटों में से राजग को बहुमत मिल जाता है। 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव का बहुमत कहाँ चला गया, वो भी देखने की चीज है। यह बात अलग है, उस समय बिहार का बंटवारा हो गया अक्टूबर में और कांग्रेस से समर्थन से लालू यादव ने अपनी सरकार चला ली। लेकिन 2005 से लेकर के अभी तक में लालू यादव की पशुपालन घोटाला के चलते क्या स्थिति रही, कहाँ गया उनका वोट बैंक,
ये शायद लोगों को नजर नहीं आ रहा है, तो इसका तो असर पड़ना ही है। ये तो एक नया मामला उठा है, और पुराने मामले में लालू यादव पर चार्जशीट होने से लेकर जेल भेजे जाने तक का, और अब तो चुनाव लड़ने से ही अयोग्य घोषित हो चुके हैं, हमने असर देखा ना। अगर नीतीश जी ने 2015 में अपने साथ मिलाया रहता तो मैं गर्व में कह सकता हूँ ठोक बजा करके कि आज के तारीख में राजद का नामो निशान नहीं रहता। कहीं ना कहीं उस मामले में हम नीतीश कुमार को खुल करके दोषी ठहरा सकते हैं, जिन्होंने राजद को अभय दान दिया। इसलिए मेरा पूर्ण मानना है कि इस IRCTC घोटाले का असर इस चुनाव पर पड़ना है। इनका कोई ठोस वोट बैंक नहीं है। मैं तिवारी जी की बात से असहमत हूँ। अगर तिवारी जी को लगता है तो वोट का आंकड़ा देख सकते हैं, जो लालू यादव को 2000 के विधानसभा चुनाव में मिला, उसके बाद 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव का वोट बैंक कितना रह गया, और उसी तरीके से आगे आते जाइए तो 2010 में तो मात्र 23 सीट पर लालू यादव चले आए। क्या हुआ? इसलिए इसका असर पड़ना ही है। जी अमीय जी, लालू यादव हालांकि चुनाव में उनकी पार्टी बड़े जोर शोर से और दमखम से चुनाव लड़ रही है, साथ में कांग्रेस भी है और वामपंथ भी साथ में है उनके। लेकिन ये तो एक बात रही, लेकिन चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तो प्रशांत किशोर जो है बहुत भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे, बहुत डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, क्योंकि डेवलपमेंट की बात अगर चुनाव में होती है तो जनता को एक भरोसा होता है कि हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट की बात फिर उसका क्या असर रहेगा जब आप भ्रष्टाचारी उम्मीदवार को टिकट देंगे और गलती से वो अगर जीत के आ गए, फिर क्या होगा? क्योंकि फिर उनसे क्या उम्मीद जनता करेगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वास्तव में जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के छींटे हैं, आरोप है, स्वाभाविक है कि वो अगर चुन करके आते हैं तो फिर भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा, और फिर जो सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं मतलब ऐसे दोस्त दुर्गुणों को ही प्राप्त होगी। तो इससे जन कल्याण तो कहीं नहीं हो सकता है। जी, संभव नहीं है अगर भ्रष्टाचारी व्यक्तिगत चुन करके आते हैं। जी विशाल जी, तेजस्वी आज कह रहे हैं कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। मतलब अदालत में अगर जाना है तो क्या तूफानों से लड़ना है या किसी और के लिए कह रहे थे वो? मुझे लगता है कि उनका परोक्ष रूप से निशाना जाहिर तौर पर केंद्र की ओर था, और या बीजेपी या एनडीए की ओर था। जो मानते हैं कि भाई उनके द्वारा जो आज जहां पर जो विस्फोट के चक्कर सभी लोग लगा रहे हैं, तो उसमें विपक्ष की जो सक्रियता थी, है ना, तो उसने उस मुकाम तक उसको पहुंचाया है। और एक फेस शेयरिंग वाली बात है ना, आप दाएं बाएं ये तो कोर्ट अपना निर्णय कई मामलों में उसने दिया भी है, अभी और प्रक्रिया चल भी रही है। तो है कि अब शब्दों की जुगाली और जो है ना उसको गोलीबाजी से बस मतलब मेन जो मूल जो है विषय कि भाई आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो अब उसमें क्या डिफेंड कर सकते हैं? अब ये तो डिफेंड करेंगे नहीं कि मतलब एक है कि सिंपल कि भाई ये आरोप जो है मतलब सत्ता पक्ष ने, जो केंद्र है या जो राज्य में है, उसने हमें फंसाया है, जो एक मतलब एक आम तौर पे लोग बोलते हैं। और दूसरा एक सलीका एक ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, शब्दों के माध्यम से उस पे घुमाया जाए चीजों को। सर राजीव सर, ये चुनाव में कार्यकर्ताओं को तो हर पार्टी जो है उनका हौसला अफजाई करती है, उनका हौसला बढ़ाती है। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं चल रहा हो कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर कोई बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारा चीज चल रहा है, तो कहीं कार्यकर्ता का भी तो मनोबल टूटता है। और फिर उस दिशा में ये कैसे जा पाएंगे? इतनी नौकरी, इतना वादा, हर घर को सरकारी नौकरी और फिर हर घर को सुविधा,
तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हौसला बढ़ाने से क्या होगा जब बुनियादी चीजें आप कहीं ना कहीं चीजों को आप घालमेल कर रहे हैं? देखिए, चुनावी घोषणा में हौसला बढ़ाने के लिए घोषणा करना और बेवकूफ की तरह घोषणा करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब तेजस्वी ने 2-3 ही दिन पहले घोषणा कर दी कि हर घर को सरकारी नौकरी दूंगा। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि 15 साल तो इनके माँ बाप ने राज किया, उसके बाद 2-2 बार ये खुद नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री बन के आए। ये 2 बार जब ये नीतीश कुमार के साथ आए, उस समय कितनी नियुक्तियां हुई, और 2015 में जब इनके माँ बाप ही सरकार में थे तो उन लोगों ने कितनी सरकारी नौकरी दी, खुद क्यों नहीं तुलना कर लेते हैं? इस सवाल ही नहीं है कि हर घर से सरकारी नौकरी दी जाए। या तो आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, या आपने बिहार के जनता को एकदम बेवकूफ समझ लिया है कि कुछ भी बोलो जनता हमारा हंस करके स्वागत करेगी, तहे दिल से स्वागत करेगी। जनता जानती है कि हो ही नहीं सकता है कि हर घर को सरकारी नौकरी मिले। कोई इनके बात को सीरियसली आज के तारीख में लेने की स्थिति में नहीं है। ये आज भी जो नीतीश कुमार के महागठबंधन के सरकार में जो सरकारी नौकरी बटी है, मिली है, उसको ये अपने खाते में डाल करके अपना गिना रहे हैं। अन्यथा इनका तो 15 साल का रिकॉर्ड तो शून्य है। लाख भी नहीं, लाख नौकरी नहीं मिली होगी, और जो नौकरी मिली कहीं ना कहीं वो हर नौकरी अदालत में चल ही रही है। जी आमिया जी, जो मतलब भ्रष्टाचार है, बिहार वैसे भी विकास के मामले में बहुत परेशानी है वहां पे, और आज से नहीं है, आजादी के समय से ही 1900 उसके बाद से जो है बंगाल के बाद विभाजन लगातार उपेक्षा का शिकार रहा। राजनीतिक पार्टियां बहुत आई, बहुत गई, बहुत हैं भी, लेकिन वहां पर जो डेवलपमेंट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसमें जो भ्रष्टाचार की बात होती है तो एक तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दूसरा अगर इस लेवल का भ्रष्टाचार अगर होगा, इस तरीके का भ्रष्टाचार होगा तो कहाँ जनता कैसे चीजों को बेहतर कर पाएगी, कैसे अपना भविष्य जो है बेहतर देख पाएगी? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया वास्तव में अभी आप देखिए, आज जो न्यायालय ने जो लालू परिवार को लेकर के जो साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उनको अभियुक्त माना है, तो मसला तो संदेह से कहीं आगे बढ़ करके मतलब आप साक्ष्य के आधार पर उनको अभियुक्त बताया गया। तो केवल IRCTC वाला ही ये नहीं, देखिए लैंड फॉर जॉब का भी जो मसला है क्या है। तो वास्तव में मतलब लालू परिवार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो तो है कि मतलब अगर किसी को आप व्यवसाय के लिए अगर अवसर प्रदान करते हैं अथवा नौकरी देने के एवज में भी आप ले, तो वास्तव में भ्रष्टाचार तो एक प्रमुख मुद्दा है। और आप देखिए कि मतलब लालू राज में तो बिहार में क्या स्थिति थी उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। ये जरूर हुआ है कि NDA के शासन में बिहार में खासकर आधारभूत ढांचा के क्षेत्र में काम हुआ, सड़कें बेहतर हुई हैं, बिजली पानी वगैरह और लॉ एंड ऑर्डर हुआ, तो वातावरण बना है। लेकिन तब भी मुझे लगता है कि अभी भी एक गंभीर प्रयास की जरूरत है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान और बिहार में लोग शिक्षा की तरफ ज्यादा मुखातिब रहते हैं। तो वास्तव में शिक्षा आधारित क्या कुछ हो सकता है अथवा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वगैरह क्या हो सकती है, इस दिशा में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए अथवा जो शासन में आते हैं उनको इसको लेकर के कुछ बेहतर करना चाहिए। नहीं तो पलायन जो है पलायन पूर्वक ही चलता रहेगा। विशाल जी, भ्रष्टाचार का जो दाग है वो नेता कैसे स्मार्टली छुपा जाते हैं, चाहे RJD के हों चाहे जनसुराज में भी कंप्रोमाइज तो किया ही है। तो ये दाग छुड़ाने का तरीका मतलब छिपाने का जो तरीका है वो बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि दूसरी पार्टी के नेताओं पर तो आरोप होता है तो आरोप लगाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो दाग कैसे छिपा लेते हैं? नहीं, अभी एक
पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास भाई वॉशिंग मशीन है, उसमें आप डालिए और दाग जो है वो साफ हो जाते हैं। अब यही पीके की भी हम बात अगर हम करें तो अभी 2015 में जब ये नीतीश और लालू का इन्होंने जब गठबंधन किया था तो क्या उस समय जो है उनका करप्शन कम हो गया था क्या? तो सहूलियत की राजनीति है ना। हर कोई अपने हिसाब से अगर लगता है कि भाई ये हमारे मतलब चीजों में फिट बैठ रहे हैं, तो अब उसमें है कि किसी में थोड़ा सा कम है, किसी में ज्यादा है। और वो चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, कोई किसी से, अब ऐसा नहीं कि पब्लिक डोमेन में भी अब जनता भी कुछ चीजों को स्वीकार कर चुकी है। अब उसमें है कि भाई कौन थोड़ा सा, कोई ज्यादा है कोई कम है। तमाम एडीआर की जो रिपोर्ट आती हैं आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास 1000-2000 करोड़ की संपत्ति, आपने हजारों करोड़ की संपत्ति आपने बना ली है, तो राजनीति तो अब एक व्यवसाय के रूप में अब दुर्भाग्य से स्थापित हो चुकी है। वो एक समाज सेवा और तमाम सिद्धांत की जो राजनीति जो 70-80 के दशक में होती थी, तो अब इसमें है कि कौन जो है कम करप्ट है, इसमें आपको चुनना है। और चुनने में भी है कि मतलब एक पूरा ढांचा, एक सांचा इस किस्म के से बन चुका है कि आप उससे जैसे बाहर नहीं, आप मतलब बहुत आसान नहीं है। धन बल का जोर आप अगर आप एनालाइज करना शुरू करेंगे तो पार्टियां ये देखती हैं कि भाई कितना धन बल से आप मजबूत हैं, तो एक वो टिकट का आधार बन चुका है। और जहां तक करप्शन इस मुद्दे की बात है, अब उसमें है कि हम थोड़े से कम करप्ट हैं, इसी पर लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास है। भ्रष्टाचार जो है वो मतलब नेता जो हैं वो चुनाव को और अपने करियर को जो है वो अपना एक ये बना लेंगे, तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो पाएगा? क्योंकि अगर वो उसको बिजनेस समझते हैं, समाज सेवा नहीं समझते, और वो अपना मतलब, तो भ्रष्टाचार फिर कैसे, ऐसे ही भ्रष्टाचार जड़े जमाए बैठे रहेगा सब जगह, क्योंकि वो समाज सेवा है। और लोग भ्रष्टाचार समाप्त होने का सवाल जहां तक है, हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना लचीला है, जब तक उस कानून में सुधार नहीं हो सकता है हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। एक एक मुकदमा, अब जैसे चाराही घोटाला को लिया जाए, सबसे पहले 1997 से 2025 कितने वर्ष हो गए, और आज तक कितने मुकदमों का लोअर कोर्ट में फैसला हुआ है। हाई कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में फैसले की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार की तो यही स्थिति है। दूसरे राज्यों में अगर देखते हैं तो जयललिता का ही मामला जैसे था तमिलनाडु में, मेरे ख्याल से चारा घोटाला और जयललिता का मामला करीब करीब साथ ही खुला, या जयललिता का मामला कुछ बाद में खुला जी। लेकिन जी, जयललिता के मामले में फैसला जल्दी हो गया। लेकिन हमारे चारा घोटाले के मामले में क्या समय लग रहा है, जो हम और आप आज भी देख रहे हैं, मोटा मोटी करीब 30 वर्ष होने पर है, और आज भी मामला पूरा नहीं हो पाया है। तो मेरा पूर्ण रूप से मानना है, जब तक हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में, आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में कोई कठोर कानून नहीं बनेगा, त्वरित न्याय की सुविधा नहीं होगी, तब तक हम भ्रष्टाचार को दूर करने में असमर्थ रहेंगे। नेताओं का मन बढ़ा जा रहा है। मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूं। हमारे यहाँ एक कुलपति आए थे, मैंने उनके ऊपर PIL किया था पटना उच्च न्यायालय में। मुझे बुलाया गया समझौता करने के लिए। मुझे कई तरह का लोभ दिया गया। मैंने कुलपति को कहा कि या तो आपने अपनी औकात गलत नाप ली है या मेरी औकात गलत नाप ली है। तो उन्होंने दूसरा मतलब समझा
कि शायद उन्होंने मेरी बोली कम लगाई है, तो उन्होंने एक 7 अंकों वाली बोली लगा दी। तो मैंने हंसते हुए कहा कि शायद आपने मेरी बात को गलत समझ लिया है, मैं मुकदमा वापस नहीं करने जा रहा हूँ। तो कहता जाइए जाइए, क्या होगा, 6-7 महीना हम जेल रहेंगे, उसके बाद हमको बेल हो जाएगा, जाइए आपको जो करना कीजिए। इतनी थेथराई से अगर कोई चोर अगर किसी को जवाब देता है तो कानून की तौहीन कर रहा है। तो हमारा दुर्भाग्य से हमारा कानून ऐसा है कि किसी को सजा दिलवाने में 20 साल 25 साल के आजन्म में भी 50 साल भी लग जाए, पता नहीं कब सजा हो। तो जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा तो त्वरित न्याय की व्यवस्था नहीं की जाएगी, भ्रष्टाचार को रोकना क्या असंभव काम है। जी विशाल जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, राजीव सर ने जो बात कही उसमें 2 बिंदु मैं जोड़ना चाहूंगा। एक है कि चुनावों में खर्च को, है ना, क्योंकि इसकी सारी बुनियाद जो है चुनावी खर्च से शुरू होती है। जो सारा करप्शन का जो पूरा स्ट्रक्चर जो आप जो लोग गहराई से देखेंगे, चुनावों में जो है उस चुनावों को न्यूनतम खर्च पे कैसे लाया जाए, है ना। और एक बात बीच में ये भी आई थी कि स्टेट जो है, यानी सरकार जो है या चुनाव आयोग, चुनाव को न्यूनतम जो है वो खर्च पे उसमें सहयोग दे। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि राइट टू रिकॉल, इस पर भी बात होनी चाहिए मुझे लगता है। जी आमिया जी, एक अब चुनाव के खर्च पर बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो एक चीज मैं बताऊं, आपकी भी बहुत सारे सांसदों से बात होती होगी, विधायकों से बात होती है, पार्षदों से बात होती है। एक सांसद जो है, कोई अगर 20-25 करोड़ खर्च करके अगर बन रहा है, मान लीजिए 10 ही करोड़ खर्च कर रहा है, 5 ही कर रहा है, तो 5 तो कहीं ना कहीं वो जेब से लगा रहा है ना खर्चा। तो अगर चुनाव आयोग चाहे भारत मतलब मिल बैठ करके अगर इससे पर चर्चा की जाए कि सभी कैंडिडेट को इतना ही खर्चा, बात तो होती है कम की, लेकिन खर्चा कितना होता है वो तो चुनाव में दिख जाता है सबको। तो चुनावी खर्चे क्या भी एक ये भी भ्रष्टाचार की वजह है कि 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ जो लगा के आएगा वो कहीं ना कहीं से तो कमाएगा, और सीधे रास्ते से कैसे कमाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वास्तव में राजनीति तो यही माना जाता रहा है कि ये सेवा का काम है, समाज का काम है। अगर हम गांधी, लोहिया, दीनदयाल अगर इनको पढ़ते हैं, इनके विचारों को, तो देखिए उन्होंने किस प्रकार की कल्पना की है राजनीति को लेकर। और गांधी कहते हैं कि सिद्धांत विहीन राजनीति उचित कहीं से नहीं है। तो आज की तिथि में अगर हम देखें तो वास्तव में राजनीति में न सिद्धांत का महत्व है, न विचार का महत्व है, न चरित्र का महत्व। और आर्थिक तौर पर आप देखें तो विशाल जी ने कहा ऐसी चर्चा पूर्व में आई है। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के माध्यम से तो हो ही, लेकिन इसके साथ राजनीतिक दलों को भी आगे आना। और तीसरा, मैं मानता हूं कि इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जनता जब सिद्धांत, विचार और व्यक्ति के जगह अगर वो चमक दमक और खर्च को और इन चीजों को अगर जनता भी, क्योंकि जनता, अब तो कई चुनावों में आपने सुना भी होगा कि जनता के बीच राजनेता अथवा राजनीतिक दल शराबे बांटते हैं, खाने पीने की चीजें और सारी चीजें बांटते हैं। तो जनता भी कहीं ना कहीं मतलब जो इसके लिए दोषी है, मुझे लगता है कि जनता के स्तर से भी काम होना चाहिए, चुनाव आयोग के तरफ से भी, और राजनीतिक दलों को भी आना चाहिए कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त कैसे चुनाव हो। आखिर व्यक्ति अगर इतना करप्शन करके आएगा तो स्वाभाविक है कि उसका ध्येय तो लूटना रहेगा। वो कोई गांधी, लोहिया और दीनदयाल के सिद्धांत और विचारों पर तो चलेगा नहीं। तो ये कुल मिलाकर के बहुत ही दुर्भाग्य है या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूंगा, महंत जी ने कहा और विशाल जी ने भी। तो अभी आपने जो कहा दाग वाली बात, तो अभी क्या होता है कि कई बार अब जैसे खासकर अगर व्यक्ति ओबीसी, ईबीसी या दलित या शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से है, तो सीधे सीधे लोग ये कह देते हैं कि भाई हम तो दलित हैं, हम तो पिछड़े हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप जड़ा जा रहा है मनुवादियों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा वगैरह वगैरह चीजें आती है। भाई भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, आपने गबन किया, आपने गड़बड़ी की, इसमें अगड़ा और पिछड़ा की बात कहा। और कई बार लोग इसको जातीय एंगल से भी जोड़ लेते हैं। जैसे कई लोगों पर जब आरोप आते हैं, चाहे वो सवर्ण नेता हो अथवा किसी पिछड़े जाति से हो, उनके मामले में लोग आ जाते हैं नीति सिद्धांत को छोड़ करके कि भाई हमारी बिरादरी के हैं। तो जब तक जाति और अगड़े पिछड़े की भावना से नहीं ऊपर, तब तक भ्रष्टाचार पर कैसे किसी को आईना दिखाया जा सकता है, या फिर जनता
की अदालत में मतलब उसको दंडित किया जा सकता है। इसीलिए देखिए मनोबल बढ़ता है। लालू यादव पर आरोप था, राबड़ी देवी पर भी आरोप है, अब लालू राबड़ी क्या उनके बच्चों पर भी आरोप। कल तक तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू की बिटिया सब इससे बाहर थी, लेकिन ये IRCTC का मामला हो या लैंड फॉर जॉब का, इसमें तो लालू परिवार के दूसरे सदस्य भी इस दायरे में आए हैं और अब तो इस मामले में आज उनको अभियुक्त भी ठहराया गया। जी जी राजीव सर, चलते चलते ये भ्रष्टाचार जो है समाज में है और वो स्वाभाविक तौर पे डेवलपमेंट को रोक रहा है, युवाओं को रोक रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो बाधा है, डेवलपमेंट का तो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उस पर कैसे क्या तरीका हो सकता है? आप इतने अनुभवी हैं, कुछ ऐसा तरीका कंक्रीट ढूंढना पड़ेगा हम सभी को, चूंकि हम सभी समाज के हिस्सा हैं, तो एक ऐसा कुछ हो सकता है जिससे इसमें कमी आए कुछ। देखिए कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं के लिए भ्रष्टाचार के मामले में अलग कानून जरूर होना चाहिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा निचली अदालत से लेकर के उचली अदालत तक में मात्र 3 वर्षों में मुकदमे का निपटारा होना चाहिए। जब तक हमारा मुकदमा असीमित समय तक चलता रहेगा, हम भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पाएंगे। हमें तो त्वरित न्याय की जरूरत है, तुरंत फैसले की जरूरत है और तुरंत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम हो सकता है। आखिर दूसरे देशों में भ्रष्टाचारी नेताओं को गोली मार दी जाती है, 2 से 3 साल में न्यायिक फैसला हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान में आखिर कब तक ये शिथिल न्यायिक व्यवस्था चलती रहेगी कि 25 साल 30 साल मुकदमाबाजी में लगे? तो जब तक ये समय, इसको हम नहीं सुधार सकते हैं। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है कि जो चुनाव आयोग जो चुनाव में लिमिट तय किए रहता है उससे कम पैसा देती है? मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने 2014 के चुनाव को बहुत नजदीक से देखा। कांग्रेस के उम्मीदवार मेरे एक मित्र थे जो मेरे जैसे गैर कांग्रेसी के घर में रह करके चुनाव लड़ रहे थे। मेरा दिल उस समय भी एनडीए के साथ था। उस समय शायद 70 लाख रुपए का चुनावी लिमिट था लोकसभा चुनाव लड़ने का। क्या एनडीए ने या यूपीए ने अपने उम्मीदवारों को 70 लाख से कम रुपया दिया था? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों दलों ने करोड़ों रुपया अपने उम्मीदवारों को दिया था। राजग के उम्मीदवार को कितना मिला था यह भी मैं जानता हूं। जो कमजोर उम्मीदवार थे उनको भी 3 करोड़ से ऊपर ही दिया गया था। तो ये भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? कौन दल चुनाव लड़ने के लिए जो कानून के अंदर जो लिमिट है उससे कम का पैसा देता है? हमने उससे पहले का भी चुनाव देखा है, 2004 का भी चुनाव देखा, उसमें इस तरह का पैसे का खेला नहीं था। हाँ, उस समय कांग्रेसी उम्मीदवारों की तरफ से पैसों का खेला होता था, लेकिन राजग की तरफ से ऐसा खेला नहीं होता था। लेकिन 2014 आते आते तो स्थिति तो बदल गई है जी। लेकिन सर, हाँ, लेकिन यही है सर कि एक तरीका ये भी है कि चुनाव आयोग जो है इस पर विमर्श करे कि मतलब खर्चा का कैसे उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए मिल बैठ के और बुद्धिजीवी जो है तमाम आप जैसे और भी कई सारे एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेनी पड़ेगी कि ताकि हम मिनिमम कर दें और मैक्सिमम कर दें। अगर मैक्सिमम करें तो सरकार दे, सभी उम्मीदवारों का खर्चा जो है वो सरकार उठाए। पोस्टर पैम्पलेट्स जो है अगर 10,000 एक उम्मीदवार के हों तो विपक्षी दलों के भी उतने ही बटे। तो उस पर निगरानी की जरूरत है और एक मिल बैठ के ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल सर, हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए
देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। अगले दिन चुनावी चर्चा में हम किसी और विषय पर बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।